ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजर प्रदेश में होने वाले एमएलसी चुनाव पर है। एमएलसी चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लोकतंत्र के लिए सीरियल किलर बताया है और अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवारों को पर्चा भरने नहीं दिया जा रहा। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले को लेकर भी अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार को एक बार फिर रोजगार के मुद्दे को घेरा है। पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फरक्काबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिले। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर। वहीं लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की यात्रा बहुत कुछ कहती है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। बीजेपी राष्ट्रहित के लिए काम करती है और हमें समर्पण के भाव को आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने जीवन और जीविका दोनों को बचाया है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन से राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। और यही नहीं, जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य हुआ तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर के लोकतंत्र के प्रति हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था। वहीं बरेली में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सीवर की खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिला और सुभाष नगर थाना क्षेत्र में ये खुदाई चल रही थी। भारी पुलिस बल भी फिलहाल वहां मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि ये हैंड ग्रेनेड 1948 का है।
जो इस पर सन छपा हुआ है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल टीम की तरफ से की जा रही है। यहाँ पे सड़क खुदाई का कार्य चल रहा है जिसमें नाली खुदाई का कार्य हो रहा है। तो इसी में एक निष्क्रिय एक पुराना हैंड ग्रेनेड जो है वो नीचे दबा हुआ मिला किसी मजदूर को, और पुलिस यहाँ पे सूचना पे पहुँची है और हमने BTTS टीम को इत्तला कर दी है और वो आके इसको वेरीफाई करेंगे और इसका पता करेंगे कि किन परिस्थितियों में यहाँ पे है। और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये पुराना यूज्ड जो है डिफ्यूज्ड है और इससे फिलहाल हम पुलिस यहाँ पे पहुँची हुई है। वहीं संभल में ATS की टीम ने अब डेरा डाल दिया है। दरअसल गोपनीय तरीके से ATS की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और हमलावर मुर्तजा के तार संभल से जुड़े होने की खबर है। ATS की कार्रवाई पर मुरादाबाद रेंज के DIG शलभ माथुर गोपनीयता के कारण शेयर नहीं की जा सकती हैं कुछ जानकारियां, सही समय आने पर पूरे मामले की पूरी जानकारी देंगे। जो भी आप लोगों से शेयर नहीं की जा सकती, सही समय पे आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। तो कब तक इंतजार करना होगा? कार्रवाई तो चल रही है शासन में जैसा सर। होगा आपको अपडेट किया जाएगा। सर आज जनपद में कार्यक्रम था सर, कई जगह उद्घाटन किए गए सर, क्या था? जी कल रात में मेरे द्वारा यहाँ बनियाटेर थाने का भी निरीक्षण किया गया था और उसके बाद पाठकपुर चौकी का देर रात में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ एक बार विजिट किया गया था और जो भी आवश्यक बिंदु उनके निर्देश और समीक्षा की गई थी। इसके बाद आज मॉर्निंग में यहाँ पुलिस लाइन में सुबह जो है पुलिस पेंशनर्स जो हमारे पुराने पुलिस के कर्मचारी होते हैं जो वहीं गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा का कनेक्शन लगातार आतंक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले की जांच कर रही ATS की टीम ने देश के कई हिस्सों में छापेमारी के साथ मुर्तजा का नेपाल कनेक्शन भी निकाला है, जिसमें यह सामने आया कि इस साजिश के पीछे मुर्तजा की मदद कई जगह से कई लोगों ने की है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसकर पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला करने वाले मुर्तजा का कनेक्शन लगातार आतंकियों से जुड़ता जा रहा है। पुलिस ने मामले में मुर्तजा के संपर्क में आने वाले सभी के घर और पतों पर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने मुर्तजा की मदद करने का काम किया। पुलिस ने मुर्तजा के अलावा जिन 2 लोगों को अपने कब्जे में लिया है, उन लोगों पर आरोप है कि उन दोनों ही आरोपियों ने मुर्तजा को बाइक पर बैठाकर गोरखनाथ मंदिर के बाहर छोड़ा था। इसके अलावा पुलिस ने गोरखपुर के पास के जिले कुशीनगर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। संत कबीर नगर से 1 को और महाराजगंज से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन लोगों से मुर्तजा चैट बॉक्स के माध्यम से बात करता था। में एक अभियुक्त ने कल गोरखनाथ पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे कि पुलिसकर्मी सजगता से नाकाम कर दिया और इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो अभियुक्त है उसको भी चोटें आई थी। तीनों लोगों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। इसमें 307 और 7 CLA अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गंभीर धाराएं इसके ऊपर लगाई गई है और ये गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। इसका रिमांड लिया जाएगा और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूछताछ में पता चला है कि ये गोरखपुर का रहने वाला है। इसके परिजनों से और इसके पास से जो सामान बरामद हुआ है उसमें पुलिस जांच कर रही है। आवश्यकता अनुसार बाहर के जनपदों में भी टीमें भेजी जा रही हैं ताकि इसका बैकग्राउंड चेक किया जाए और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुर्तजा के सभी कनेक्शन को खंगालने के लिए ATS की टीम उसके ससुराल जौनपुर भी पहुंची, जहां उसकी पत्नी से टीम ने पूछताछ कर जानकारी लेने की कोशिश की। इससे पहले टीम ने मुर्तजा अब्बासी के घर पर भी छानबीन की, जिसमें टीम के हाथ एक एयर गन लगी। पुलिस ने जानकारी दी है कि कुछ समय से मुर्तजा घर की छत और खाली जगहों पर एयर गन से निशानेबाजी सीख रहा था। वहीं गोरखपुर के आसपास के जिलों के अलावा पुलिस ने मुर्तजा का नेपाल कनेक्शन भी निकाला है। ATS ने मंगलवार को संभल के मियासराय में छापा मारा और इस छापेमारी में ATS के हाथ जो आरोपी लगा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। ATS ने आरोपी युवक का पासपोर्ट और कुछ कागजात भी जब्त किए हैं। इस छापेमारी के बाद ATS ने संभल में ही अपना डेरा डाल लिया है। इतना ही नहीं, जांच कर रही ATS
संभल के कई दूसरे हिस्सों में भी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि संभल हमेशा खुफिया एजेंसियों की नजर में रहा है। यहाँ कई आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल भी मिले हैं। अब गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद से फिर से यूपी के संभल पर एटीएस की नजर है। हालांकि मामले में एटीएस की टीम कहां तक पहुंचती है और इस साजिश के पीछे कौन है, इसके लिए प्रदेश से लेकर देश में इंतजार है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस साजिश को आतंकी घटना का नाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश विशेष में खबरें और भी हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब आगरा की, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आगरा से ये बड़ी जानकारी मिली है, जहां पर पुलिस की टीम पर ये हमला सामने आया है। आपको बता दें कि इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को कई सारी चोटें भी इस वक्त लगी हैं और हमलावरों ने लाठी डंडों से पुलिस वालों पर ये हमला किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस पर हमलावरों ने फायर भी किया और इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और वहीं हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर दिया है। मलपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कृष्णा त्यागी जुड़ गए फोन लाइन पर। कृष्णा, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल कृष्णा, आपको बता दें थाना मलपुरा कस्बा के क्षेत्र का मामला है, जहां पर चबले की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। उस पर हमलावरों ने लाठी डंडों से प्रहार किया। उसमें पुलिसकर्मी के चोटें भी आई और कुछ पुलिसकर्मी के पर फायर करने की भी सूचना बताई गई। उसके बाद थाना पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। उस हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें 2 लोग अज्ञात में हुए, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और संबंधित फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। और पुलिस इस बात का प्रयास करने में जुटी है आखिर की हमलावरों ने इतनी जहमत कैसे उठाई, आखिर की क्या कारण रहे झगड़े की सूचना, इस तथ्य को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जी कृष्णा, जिन 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूछताछ में कुछ सामने आया अभी तक? 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने बताया जा रहा है कि काफी दिनों से इन लोगों में कुछ जमीन का विवाद चल रहा था। उसके बाद आपस में कुछ कमेंट होने की वजह से आपस में मामला तूल पकड़ा। उसके बाद मामला बहुत तेजी से गरमाया। उसमें जब चीता 2 पुलिसकर्मी 2 चीता पे गए, उनके साथ हमलावरों ने मारपीट की और पुलिसकर्मियों पे भी फायर किया और जिसमें पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने 5 लोग और 2 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बाकी फरार आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर है और पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी करने में जुटी हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं मेरठ में स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से 4 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रहा याकूब कुरैशी का माई सिटी हॉस्पिटल अब सील कर दिया गया है। बता दें कि लापरवाही को देखते हुए सीएमओ ने ये जांच कमेटी गठित करके 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले को लेकर रजिस्ट्रेशन विभाग के अफसरों पर रिपोर्ट मिलने के बाद गाज गिर सकती है। वहीं पूर्व मंत्री बसपा के कद्दावर नेता और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी पर प्रशासन ने चाबुक चलाया और जहां स्वास्थ्य विभाग ने हाजी याकूब कुरैशी के माई सिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया, वहीं आपको बता दें कि हाजी याकूब कुरैशी के हापुड़ रोड स्थित अल फहीम मीट फैक्ट्री में भी कई विभागों की टीम ने छापा मारा था, जहां पर अवैध रूप से 31 टन मीट पकड़ा गया था। इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मेरठ के बाद अगली खबर अब आगरा से, जहां पर आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा मलपुरा में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े की सूचना पर कोबरा पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल सिपाहियों को बचाया और इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस की ओर से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार भी कर लिया है। एक महिला थाने पर आती है जो शिकायत करती है कि उसके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर थाने की कस्बा चेता मोबाइल मौके पर जाती है और वहां जाते ही जैसे ही वो उन लोगों को बुलाती है, इस पर ही 5 लोग जो उस पर पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं।
जिस पर दोनों हमारे जवानों कांस्टेबल की चोटें आ जाती हैं। सूचना पर तत्काल हमारे थाना प्रभारी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर 2 लोगों की अरेस्टिंग करते हैं। 3 लोग वहां से भाग जाते हैं और आगे मुकदमा लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे जो शेष लोग हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क के बीचों बीच अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां पर लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच झड़प देखने को मिली। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला युवती को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का है, जिसके बाद से दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई और देखते ही देखते सड़क के बीचों बीच अखाड़ा बन गया। अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और पुलिस मामले में कार्रवाई शुरू कर चुकी है। वहीं गाजियाबाद में लंबे समय से भुगतान नहीं होने पर नगर निगम के ठेकेदारों ने आज मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि उनका करोड़ों रुपए का बकाया नगर निगम के ऊपर है और काफी महीनों से उनका भुगतान नहीं किया गया। तो वहीं ठेकेदार ने नगर निगम को चेतावनी दी कि अगर जल्द उनके बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो विकास कार्य ठप कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। वहीं नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि हड़ताल से विकास कार्यों पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठेकेदार का तो लगभग जो है 150 करोड़ रुपए, 100 से 150 करोड़ के बीच में बकाया है और ठेकेदारों की स्थिति अब जो है बहुत खराब है इस टाइम। और विभाग द्वारा नोटिस दे देकर जबरदस्ती दबाव ये बना जा रहा है काम करो। जब पेमेंट नहीं है तो काम कैसे करें भाई? पेमेंट होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। अब 31 मार्च चली गई, दिवाली चली गई, होली चली गई, कोई पेमेंट नहीं हो रहा। एक ठेकेदार का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए बेचारे गरीब ब्याज पे ले लेके लोग बाग पैसा लगा रहे हैं। ब्याज पे जब पैसा लेके लगा रहे हैं तो कहाँ से भुगतान करें, किसका देवें? टाइम पे टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा काम का दबाव बढ़ा जा रहा है। अगली रणनीति क्या बनाई है? रणनीति यही है, अगर ऐसे ही हुआ तो ठेकेदार तो आत्महत्या करेगा। ठेकेदार का तो लगभग हमेशा ये कहा जाता है कि आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं करा जाता है। दिवाली पे कहा गया था पेमेंट कर देंगे, नहीं करा गया। अब तो होली भी निकल गई, 31 मार्च भी निकल गया, लेकिन हमेशा कब तक आश्वासन पे हम काम करते रहेंगे, आप ये बताइए। अब तो ऐसा हो रहा है कि सप्लायर हमारे घरों तक आ गए हैं कि भैया हमारा पैसा दे, निगम हमें पैसे नहीं देता है। तो इस टाइम बहुत स्थिति खराब हो गई है। और ऊपर से चीफ इंजीनियर ऐसे आ गए हैं, जब बिल जाता है ना उनके पास, वो 5000 की पेनल्टी काट देते हैं कि लेट क्यों आ रहे हैं, इनसे पूछ लो, पैसे तो दे दो। बिल कहाँ से लेट होगा? क्यों नहीं हुई पेमेंट? क्या लगता है? वजह तो विभाग बताएगा, वजह विभाग बताएगा। इन पे पैसे नहीं है तो टेंडर क्यों लगवाते हैं? जितने पैसे हैं उतने के टेंडर लगवाएं। हमेशा अधिकारियों के आश्वासन से पूरी तरह से हम त्रस्त हो चुके हैं। अब हमें किसी भी तरह का इन पे 1 पैसे का विश्वास रह नहीं गया है। और बात बंद करने की आपने पूछी थी, बंद हम क्या करेंगे? जब हमारे पास कुछ होगा जब तो हम काम करेंगे। कर्जा लेना, मार्केट का उधार लेना, जेब में जितना होना अड़ोसी पड़ोसी रखना, और सोने चांदी जितने रख सकते थे मुट्ठी में वो भी रख दिए। अब तो पहले छुड़ाएंगे सोना चांदी को, बाद में काम करेंगे। अधिकारियों के आश्वासन। नगर निगम के निकाय चुनाव नज़दीक हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं बचा है और चुनाव नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है लोगों को और पार्षदों को वो विकास कार्यों की है। लेकिन इस समय हम गाजियाबाद के नगर निगम में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ठेकेदारों की जो पूरी की पूरी टीम है वो यहाँ पर है और इस बात को लेकर विरोध हो रहा है कि जो पेमेंट है वो इनकी नहीं हो रही है। ऐसे में जो विकास कार्य हैं वो कैसे होंगे, और अगर विकास कार्य नहीं होंगे तो उनका चुनाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? आप बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है कि हमारी पेमेंट कराई जाए। 1 साल हो गया, हमेशा ये कहा जाता है 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी, 15 दिन में पेमेंट हो जाएगी। दिवाली भी चली गई, होली भी चली गई, 31 मार्च भी चलेगी, अभी भी पेमेंट कोई नहीं हुआ। क्लोजिंग पे पेमेंट कर रहे थे, नहीं हुआ। सबसे बड़ा ठेकेदारों को क्या दिक्कत आती है, इसमें जीएसटी आई है, बिल काटती ठेकेदार को जीएसटी पे करना पड़ता है। अब ठेकेदार ब्याज पे ला रहा हो, कहाँ से ला रहा हो, जीएसटी पे कर रहा हो, उसे पता है। इन्हें अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। कितनी बार कह दिया पेमेंट करा दी जाए, पेमेंट नहीं हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेमेंट की है। अगर अब पेमेंट नहीं होगी तो बिल्कुल ही निर्माण विभाग का काम ठप कर दिया जाएगा, सब काम बंद हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? पेमेंट हो रही है जी, ये सब गलत है, पर कुछ चुनिंदा लोगों की हो रही है। किसकी? जब उनका नाम तो मैं नहीं जानता, क्योंकि सब गोपनीय रूप से कर रहे हैं या किसी का। हाँ सही बात है, कोई चापलूस है, कोई किसी नेता का कुछ है, कोई दबाव बना के करा ले रहा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव जो नगर निगम के हैं बहुत करीब हैं, तो ऐसे में विकास कार्यों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ठेकेदार हड़ताल पर हैं पेमेंट की वजह से, तो कैसे होगा विकास कार्य? ठेकेदार तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना पैसे के काम तो होगा ही नहीं भाई। हमें अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे,
तो काम कहाँ से करेंगे। ऊपर से विभाग नोटिस देता है जी काम करो बगैर, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ब्लैक लिस्ट की धमकी दी जा रही है, सब ठेकेदारों को काम करो जैसे दबाव बनाया जा रहा है। भाई पेमेंट नहीं है तो काम कहाँ से करें, बच्चे कहाँ से खाएंगे, हमारे बच्चों की फीस तक दी जा रही। घर का आदमी बहुत समस्या है, आदमी की कोई होने नहीं हो रही। हर महीने आश्वासन है, इस महीने 6 महीने में 1 बार 2 बार पेमेंट हुई है बस। अच्छा ये बताइए कि अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति यही है कि सारे काम बंद कर दिए जाएंगे अगर 1 हफ्ते में पेमेंट नहीं हुई तो। हम चाहते हैं सबकी जल्दी पेमेंट हो जाए। पुरानी फाइलें चाहते हैं सबकी जल्दी पेमेंट हो जाए। पुरानी फाइलें भी 3-3 साल पुरानी हो चुकी हैं जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो नई पेमेंट है तो कब होंगी? पेमेंट नहीं तो काम नहीं है, साफ तौर पे कहना है ठेकेदारों का। चाहे चुनाव नजदीक है या और नजदीक आ जाए, वो विकास कार्यों में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। वहीं नोएडा रोटरी क्लब की ओर से गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके पालन पोषण के लिए कई सामग्रियां बांटी गई। रोटरी क्लब ने के बच्चों को कोलगेट, ब्रश, साबुन, तौलिए जैसी रोजमर्रा की तमाम चीजें दी। इस वितरण समारोह में क्लब के मेंबर्स ने करीब 135 बच्चों को रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें दी, जिसके बाद गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बता दें कि रोटरी क्लब लगातार जरूरतमंद लोगों और बच्चों की अलग अलग तरीकों से मदद करने के काम करता है। इसी कड़ी में आज भी क्लब ने झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को रोजमर्रा की चीजें दी गई। आज हम लोग अंडर 3 फाउंडेशन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। जो बच्चे जो हमारे माइग्रेंट लेबर के बच्चे होते हैं नोएडा में, उन सबको पढ़ाया जाता है यहाँ पे और खाना भी खिलाया जाता है और उनको आज हम हाइजीन किट। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।